आपके पास जो बुक होगा ना वो पीछे खोलो, बायोडाइवर्सिटी वाले में। हाँ, जगह देखो खाली है पीछे। हाँ, यहाँ देखो। हाँ, देखो कितना अच्छा जगह खाली है। जगह कैसे खाली रहेगा? देखो, हाँ बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ लिख लो कुछ फेमस नेशनल पार्क जो पूछे जाते हैं। पहले लिखो किसके लिए है और कहाँ पे है। ठीक है, जैसे पहले लिखो, पहला देखो जिम नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? जिम कार्बेट है। हाँ, असम में है। यस सर, भांग खा गया लड़की। असम में पहुंचा दिए। बताओ कहाँ पे, बताओ आफरीन। किसने बताया? देखो बताया उसने। विकास है ये, वो काजीरंगा मोहतरमा। कुछ भी मतलब लगा दोगी। जिम नेशनल पार्क ही लिखो आगे। जिम नेशनल पार्क फॉर टाइगर कहाँ पे है ये? जिम कार्बेट। इसी का नाम है एली नेशनल पार्क। पहले नाम था इसका हेली। हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबको पूछा जाता है। हाँ, जिम कार्बेट पार्क कहाँ पे है? इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और कहाँ पे है? नैनीताल में। कहाँ पे? या उत्तराखंड कह सकते हो। नैनीताल। ठीक है, यूके। यूके बोले तो। और किसके लिए है पार्क? टाइगर के लिए है। टाइगर के लिए। हाँ, उत्तराखंड। हाँ, टाइगर। जो फेमस वही करवाएंगे, सारे नहीं करवाएंगे। तीसरा से है सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नहीं, सॉरी। इसके बाद लिखो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो फेमस है, करवा देते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है बताओ? असम में। किसके लिए? वन हॉर्स रिनोसिरॉस, एक सिंग वाला गैंडा। एक सिंग वाला गैंडा। वन हॉर्न रिनोसिरॉस। वन हॉर्न, एक सिंग वाला गैंडा। ये देखो, वन हॉर्न रिनोसिरॉस, एक सिंग वाला गैंडा। असम में। ठीक है, कहाँ पे है? जिम कार्बेट। ये हो गया। अगला लिखो दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा कहाँ है, कोई बताएगा? यस, दुधवा। किसके लिए है ये? क्या हुआ? दूध के लिए थोड़ी ना है, दुधवा दूध के लिए है। ये बढ़िया है। ये तो बिल्कुल सेंसलेस बातें हो गई। कोई जानवर नहीं दूध के लिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। और किसके लिए? फॉर टाइगर। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। और किसके लिए है? ये लखीमपुर खीरी यूपी है ना। और किसके लिए है? टाइगर के लिए। अगला लिखो रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर लिख दे। हेलो। रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में। किसके लिए? टाइगर के लिए। रणथंभौर नेशनल पार्क ये है टाइगर के लिए, राजस्थान। ठीक है, तो गेंडे के लिए हाँ एक और बहुत फेमस है, गिर नेशनल पार्क। गिर किसके लिए है? यस, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क ये है गुजरात में। किसके लिए? बब्बर से, लायन, पैंथरा लियो। आगे लिखो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में।
टाइगर के लिए, रणथंभौर टाइगर के लिए है, गिर नेशनल पार्क टाइगर के लिए, सॉरी लायन के लिए है। कहाँ पे है ये? गुजरात में। कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, ओके। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चे? गुजरात में, गांधीनगर गुजरात, है ना। नेशनल पार्क है ये, किसके लिए? लायन के लिए। कौन सा? लायन के लिए। ठीक है, चलो और कोई खास इसमें अपने इंडिया में और बताओ। जो खासकर जो सबसे ज़्यादा पूछा था, काजीरंगा बहुत फेमस है ये वाला, काजीरंगा। ठीक है, जिम कार्बेट पार्क और ये गिर फॉरेस्ट। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये मैंने सप्लीमेंट्री में ऐड करा दिया, उससे पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये वो क्वेश्चन रहा है जो पिछले बीते हुए समय में, ठीक है, बहुत सुपरहिट हुआ करते थे। जैसे मधुबाला कभी सुपरहिट हुआ करती थी, नहीं आज के समय किसी को नाम भी याद नहीं है। जो सुपरहिट है मैं उनके बात बताई, 4-5 जो नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए। और एक है हमारा पास ओजोन डे, लिख लो इसी में कर दो। पार्क पर हो गया, कोई पार्क और बताओ आपको जो पता हो। अम्बेडकर पार्क जानवर के लिए जहाँ रिजर्व है। राम लोहिया पार्क बताओ। जनेश्वर पार्क, हद हो गई है। आपके, हाँ आपके घर सामने वाला पार्क, ये लिखवा दे, सामने वाला पार्क। कहाँ रहते हैं इसमें? ये किसके लिए? कुत्तों के लिए। यहाँ कुत्ते पाए जाते हैं हर वैरायटी के। है कोई और बताओ, कोई नाम याद आ रहा है? बस ठीक है, इतना है ना। कुछ और होगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। बेसिकली तो यही है। जिम कार्बेट पार्क पहले पूछा गया हेली के नाम से, ठीक है, तो हेली या जिम, पहले हेली नाम था, बाद में जिम कर दिया गया। ठीक है, खैर ये खत्म हो गया हमारा कौन सा? नेशनल पार्क। तो किसका एग्जाम्पल है ये? इन सीटू के एक सीटू। रॉबर्ट मे के हिसाब से कितने परसेंट स्पीसीज टोटल पाए जाएंगे? हाँ 7 मिलियन। कितने? 7 मिलियन। और कितने परसेंट खोजे जा चुके हैं? कितने परसेंट खोजे जाने बाकी हैं? 78%। मतलब कितने हो जाएंगे? 5.5 क्या मिलियन? पूरा बताइए। 5.5 मिलियन। ठीक है, बताओ आगे। सैक्रेड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? इन सीटू के एक सीटू। पूरे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? नेशनल पार्क कितने हैं? कितने? और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 400। ऑर्किड की स्पेसीज कितनी टोटल? ऑर्किड 20,000। आंटी जी की, बिटल की, मछलियों की 28,000। धनाधन याद है बिल्कुल। देखो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने पॉपुलराइज किया? विलियम एडवर्ड। एरिया स्पेसीज रिलेशनशिप किसने दिया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या थे? नेचुरलिस्ट की जियोग्राफर। दोनों थे। क्या थे ये? दोनों थी। पास में कुछ प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। कौन सा स्लो होता है? कौन सा फास्ट होता है? सेकेंडरी होता है। ठीक है, सक्सेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे तो इसमें कितने स्टेप होते हैं? बहुत सारे स्टेप होते हैं। जहां से शुरू होगा उसको बोलेंगे पायनियर, जहां खत्म होगा उसको बोलेंगे, और बीच के सारे स्टेप को सीरियल स्टेज या सीरियल, और सारे स्टेज को मिला के शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि पूरा कितना कार्बन फिक्स किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान एक साल में? कितना कार्बन फिक्स किया जाता है? 4 × 10⁻13 क्या टन की किलोग्राम? किलोग्राम इतना कार्बन फिक्स जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कब डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है? जब लिग्निन होता है कि जब सुक्रोज होता है? सुक्रोज। जब लिग्निन होगा तो स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया। पास में पूरे जो अगर हम बात करें नेचर की फंक्शनल यूनिट कौन है? हाँ इकोसिस्टम। ठीक है, और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया? पॉर एलिक ने। इन्होंने इकोसिस्टम का कंपेयर किससे किया? रिवेट का मतलब क्या होता है? स्पीसीज। पॉपिंग ए रिवेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, और उसके बाद पॉपिंग ए रिवेट फ्रॉम विंग्स, क्या मतलब? की स्टोन स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटेंट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम या इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये किसने दिया था? हाँ
डेविड टिलमैन। किसने दिया था? डेविड टिलमैन ने दिया था। मतलब जहाँ पे जगह ज्यादा होगा, स्पीसीज ज्यादा डायरेक्टली पाई जाएगी। बस में लॉग लॉग स्केल पे कैसा ग्राफ बताया था? लीनियर, बिना लॉग स्केल पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आर की वैल्यू फ्रगीवोर के लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ में फॉर्मूला क्या बताया? dn ओवर dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन ए। और इसमें बताया कि एक्सपोनेंशियल में कितना हो जाएगा? हाँ, आर एन। आर क्या है? ह्यूमन के लिए आर की वैल्यू कितनी? 1981 के हिसाब से ह्यूमन के लिए 0.0205। फ्लोर बेटल के लिए हो गए 0.015। 15 12 205। भूल गए क्या? भूल गए? नहीं भूल गए? भूल गए? चलो ठीक है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो सैक्रेड ग्रुव्स की बात करें। यहाँ पे सैक्रेड ग्रुव्स की बनने की वजह से कितना इकोसिस्टम बच गया? कितने इकोसिस्टम की कमी आएगी? 30%। कितना? 30%। ठीक है, चलो बताओ कि कोलंबिया में बर्ड के स्पीसीज कितने हैं? न्यूयॉर्क में, ग्रीनलैंड में, अमेजन फॉरेस्ट में, इंडिया में 1200। कितने? 1200। और अगर बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी में तो आम की कितनी स्पीसीज बताएगी यहाँ पे? कितना? 1000। और राइस की? हिमगिरी किसकी वैरायटी थी? जयरत्ना, सोनालिका, कल्याण सोना, प्रभानी क्रांति, पूसा गौरव, पूसा स्वर्णिम, मस्टर्ड, पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस, सिली मोजैक वायरस। बस में कुछ एटलस सिस्टिसिस में खास बातें बताओ। बोने के लिए हम लोग, है ना, बोने के लिए इसको यूज करते हैं। एपोमिक्सिस का यूज सबसे ज्यादा कहाँ करते? कौन करता है? फार्मर करते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए। ये बताओ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल के कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? स्लो, कॉम्प्लेक्स और एलोबरेट। बिल्कुल सही बात है। स्लो, कॉम्प्लेक्स, एलोबरेट। हाँ, सेक थीटा ना, SEC। इंपॉर्टेंट इस बार आएगा, मेरा ऐसा लग रहा है कि आएगा इसमें, कोई कुछ किसी न किसी फॉर्म में आएगा। कॉम्प्लेक्स, स्लो और एलोबरेट है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो डिस्ट्रक्शन बताया था, उस पर डिस्ट्रक्शन बताया था किससे होता है? हैबिटेट लॉस से, ओवर एक्सप्लोजन से, या एलियन स्पीसीज इन्वेजन से, या को एक्सटेंशन से? हैबिटेट लॉस से। पूरी जो हमारे अमेजन एंड फॉरेस्ट है ऑक्सीजन में कितना कंट्रीब्यूशन करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको लगातार काटा जा रहा है। किस चीज के लिए? सोयाबीन की खेती के लिए। किसके लिए? सोयाबीन की खेती के लिए इसको बंद क्यों कर दिया है? ठंडिया जाते हो? अरे यार, ठंडिया जाते कहाँ कहाँ से वर्ड लाते हो इसमें? हैं? क्या बोले? देखो इधर देखो, ठंडिया जाते हैं। मत ठंडियाओ भाई, चलो आ जाते हैं आगे। ठंडियाओ नहीं, देखो ठीक है। देखो, तो एनवायरमेंट एक्ट कब? 1986। 1986, ध्यान रखिएगा। 1984 में क्या हुआ था? जो बताएगा उसको एक आइसक्रीम मिलेगा तुरंत। बताओ। 1984 में जो बताएगा है क्या? आउट ऑफ सिलेबस। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, पता है, 1984 में। और एक चर्नेबल डिसॉस्टर हुआ था। चर्नेबल डिसॉस्टर पता है किसी को? 1986 में। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुआ था 1984 में। इसको मार्क कर लो, ऊपर ही लिख लो, ठीक है। और कौन सी? इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का एक्सपोजर हो गया था, ठीक है।
मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस ट्रेजडी, चेरनोबिल डिसास्टर अभी तो आएगा ही, खैर चेरनोबिल डिसास्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था पूरा, चेरनोबिल डिसास्टर 1986, यूक्रेन, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजडी कहाँ हुआ, हमें पता है, हाँ भोपाल में। और ये क्या है, चेरनोबिल डिसास्टर, ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, ठीक है, पेस्टिसाइड, और उस पेस्टिसाइड का नाम क्या है, यूरेनियम कार्बाइड, यूरेनियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड वाटर से क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड वाटर से क्या बनाता है, इसे कहते हैं बायोलॉजी में केमिस्ट्री का तड़का, कार्बाइड, जो बताएगा उसको आइसक्रीम मिलेगा। बताओ, हो गया बच्चे, अरे हो गया मैडम, जल्दी रिएक्शन करो, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड एसिटालिन बनेगा, क्या बनेगा, एसिटालिन। एल्केन नहीं हुआ क्या अभी, एल्केन नहीं पढ़ा है, सॉरी आप तुमने दिल दुखा दिया पूछ के, आपका हुआ नहीं, मैंने पूछ डाला, सर देखो देखो, कोई बात नहीं, देखो पहुंच जाएंगे, देखो है? हाँ पेस्टिसाइड, यूरेनियम कार्बाइड, ये सब आते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको, ठीक है, ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको। चेरनोबिल डिसास्टर 1986 में, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट जो फट गया था, न्यूक्लियर प्लांट जो जैसे तारापुर हमारे इंडिया में नहीं है, तारापुर वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है नहीं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, भोपाल गैस ट्रेजडी, और ये हुआ था दिसंबर में, 3-4 दिसंबर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, ऑप्शन में आता है मोहतरमा, क्वेश्चन कर किया है तो करना, फिर क्वेश्चन करो तो मिलेगा, ठीक है, हो गया, क्लियर है। अब आते हैं आगे, भोपाल गैस ट्रेजडी हो गया, चेरनोबिल डिसास्टर हो गया, चेरनोबिल मिलेगा आपको, चेरनोबिल आपको मिलेगा, देखो यहाँ आगे देखो, आगे देखो, अब हम लोग बात करें एयर पोल्यूशन एंड इट कंट्रोल, एयर पोल्यूशन उसको कंट्रोल करने के तरीके बताएं, ठीक है, देखो, और हमने बताया था आपको सबसे खतरनाक पोल्यूशन कौन सा है, मेंटल पोल्यूशन, बताया था ना ऑप्शन में, कह रहे हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर अवर रेस्पिरेटरी नीड, क्या बच्चे बता दो, ठीक है, देखो देखो, कह रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी नीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एयर, और एयर में क्या, O2, एयर में O2 कितने परसेंट बताओ, 21%, ठीक है, कह रहे कि एयर पोल्यूशन काजेस इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड काजेस प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, अगर इसकी कमी होती, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो जो पेड़ होते हैं वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, असमय कुछ क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। एयर पोल्यूटेंट आल्सो डिलीवरी अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड ऑफ एनिमल्स, इसमें से कोई खास पॉइंट है नहीं है, कह रहे कि हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है, एंड द ऑर्गेनिज्म कितना है, बस मैं कुछ, जैसे कोई आदमी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, लगातार एक आवाज़ आती रहती है और उसी आवाज़ में लगातार रहेगा मशीन की आवाज़, तो 1 साल 2 साल बाद वो बहरा हो जाएगा, बस ना, लगातार इससे स्टोन ग्राइंडर होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, वो काटते रहते हैं, तो जो स्टोन होता है उसके नोज में जाता है, लंग्स वगैरह में फाइब्रोसिस हो जाता है लगातार, तो वही कह रहे हैं कि एक्सपोजर कितना है, कितने देर तक वो काम करता है, जैसे आप जो है, जो सफाई करने वाले होते हैं उनको देखा होगा, दुपट्टा बांध लेते हैं या मास्क लगा लेते हैं, अगर वो दुपट्टा मास्क ना लगाएं और रोज को रोज करें तो सारा डस्ट अंदर जाएगा, उनके लंग्स में भी फाइब्रोसिस हो जाएगा, बस ना, जो डस्ट उड़ता है, खैर कहने की स्मोक, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे ये हो गया प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अब जो देखो आगे, क्योंकि इतना प्रोटीन तो उसको दूर करने के कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे देखो कह रहे इस स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट स्मेल्टर, दो यहाँ दिए गए, एक स्मेल्टर है और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और स्मेल्टर बोले यहाँ पे स्क्रबर दिया गया, क्या दिया गया है, स्क्रबर, ये दोनों से एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसी में, क्या क्वेश्चन जरा देखो, ये 2 टाइप की मशीन बताई गई यहाँ पे, क्या काम करती है, देखो इधर,
ये है स्क्रबर, पहले तो ये समझो। एस से स्क्रबर, एस से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। पहला पॉइंट ये कि स्क्रबर क्या हटाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो क्या करेंगे, जो गंदी एयर होगी यहाँ पे उसको डाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाटर या लाइम, व्हाट इज लाइम, चूना, उससे स्प्रे किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्प्रे। जब स्प्रे करें तो जो डस्ट होता है वो नीचे नीचे कहाँ जाएगा, देखो ये निकल आएगा इधर, नीचे गिर जाएगा। तो डर्टी एयर है, डस्ट सारे नीचे गिरा दिया और क्लीन एयर ऊपर निकल गया। पास में कुछ, तो इसमें चीजें बहुत सारी है, बस एक याद रखिएगा, वाटर या लाइम स्प्रे यूज करते हैं। क्या? वाटर या लाइम स्प्रे, दोनों यूज करते हैं। वाटर या लाइम का स्प्रे यूज करते हैं, एक पॉइंट ये है। और दूसरी बात, स्क्रबर से क्या हटाते हैं? SO2 गैसेस, पॉल्यूटेंट हटाने के लिए स्क्रबर यूज करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है, देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो क्या है इसमें, यहाँ पे डर्टी एयर आ रहा है, देखो डर्टी एयर वहां भी था, ये पूरा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे प्लेट लगाई जाती है। क्या लगाते हैं? प्लेट, ठीक है, यानी कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो डिस्चार्ज कोरोना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिस्चार्ज कोरोना। दिस इज नॉट कोरोना, कोरोना नहीं, ये कोरोना दूसरा है। देखो कोई भी जैसे सन जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो क्या बोलते हैं? कोरोना। निगेटिवली चार्ज वायर, और यहाँ पे वायर है जो कैसा है? निगेटिवली चार्ज। कैसा है? निगेटिवली चार्ज। देखो अच्छा, जो वायर है निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब जो ये डस्ट पार्टिकल आ रहा है, इसके कांटेक्ट से आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेगेटिव चार्ज पर क्या प्रोड्यूस करेगा? और ये स्टेशनरी है, और कोई भी चार्ज अगर स्टेशनरी रहता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कंटेंट में जो भी पार्टिकल आएगा उसको भी इलेक्ट्रीफाई कर देगा। ये नेगेटिव है तो उसको भी नेगेटिव कर देगा। क्या कर देगा? नेगेटिव। तो सारे जो डस्ट पार्टिकल हैं बच्चे लोग, उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव। तो जो जो डिस्चार्ज कोरोना कंटेंट में आएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज वायर होता है जो इस डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है, या इसको कह सकते हो इलेक्ट्रीफाइड कर देता है। उसमें आए तो डस्ट चार्ज पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। आगे आ जाओ, यहाँ पे ये प्लेट है, इसकी ग्राउंडिंग कर दी जाती है। आपने कभी गांव में अर्थिंग किया है? एक मेल वायर ले लिया और एक तोड़ दिया पाइप के अंदर या मिट्टी के अंदर, कीला गाड़ के, नहीं किया कभी? नहीं किया ग्राउंडिंग? किया होगा, आपको याद ही नहीं होगा। देखो तो इस पे क्या होगा, देखो चार्ज कैसा है, देखो पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चे। देखो यहाँ पे, यानी कि इसमें जो है इन्होंने थोड़ा फिजिक्स लगा दिया है। देखो देखो यहाँ पे, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा बच्चे? कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो तो अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। अब ये जो है हमने बताया आपको, इस पे जो, इस पे क्या चार्ज, देखो नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। ये देखो ऐसे। तो जब ये नेगेटिव डस्ट पार्टिकल आएगा तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, जरा देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ऐसे देखो, यही इकट्ठा कर लेगा। देखो ये यहीं पे क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा। उसमें आ रहा है, सब इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, ये पूरा। ये क्या है? डस्ट पार्टिकल। सारे डस्ट पार्टिकल इसी प्लेट पे चिपका लिया पूरा। बचा क्या रहेगा? एयर, और क्लीन एयर निकल निकल के बाहर चले जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। आपसे पूछे नेगेटिव चार्ज वायर है, इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। कुछ समझ नहीं आया? सुनाया? समझ नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या रिमूव करता है? पार्टिकुलेट मैटर। क्या बोलोगे? पार्टिकुलेट मैटर। हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर। तो अगर कोई पार्टिकुलेट मैटर है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और किसी गैस, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है, आप हर जगह देखो बहुत ज्यादा है,
तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? स्क्रबर। एस से स्क्रबर, एक से सल्फर डाइऑक्साइड। याद करना कितना आसान है। कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंडिकेटर है सर SO2 का? लाइकेन। कौन है? लाइकेन। ठीक है, चलो। तो लाइकेन प्लांट नहीं है? प्लांट नहीं है कि भूत है? व्हाट इज लाइकेन? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या है? क्या है एल्गी? तो फिर प्लांट नहीं हुआ? लाइकेन में प्लांट में पढ़ते हैं हम लोग। लाइकेन, हालांकि इसकी कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन को कहीं भी रखा नहीं गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें रोल किसका है? एल्गी का है। फंजाई तो वैसे सेप्रोफिटिक होता है, तो कोई मतलब ही नहीं देखा जाए तो। मेन रोल किसकी वजह से? एल्गी की वजह से। देखो, तो अगर आप पूछे पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपसे पूछे SO2 हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, और किसका स्प्रे करते हैं? वाटर या लाइम का, चूना का। ठीक, खत्म हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और नेगेटिवली चार्ज वायर का क्या काम था बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। और इसे ग्राउंडिंग क्यों किया गया था? ताकि इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। क्या मिल जाए? पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। क्लियर हुआ? तो स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंपॉर्टेंट दोनों है। स्क्रबर बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये वाला। बस आपसे इतने पूछा जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर हटाना है, क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? स्क्रबर। क्या यूज करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करेंगे। बस इतना याद रखो, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। देखो आगे, बाकी पूछने को तो मैंने बता ही दिया। इसमें नेगेटिव चार्ज वायर लगाया गया ताकि ये इसको क्या कर सकें? डस्ट पार्टिकल को इलेक्ट्रीफाइड कर सकें। देखो, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी सारी कहानी मैंने आपको वहाँ बता दिया। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? आ गया तो आगे आ जाओ। देखो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग द पार्टिकुलेट मैटर। बहुत सारे तरीके हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ दिस ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो पार्टिकुलेट मैटर हटाने के लिए क्या तरीका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, विच कैन रिमूव ओवर 99% ऑफ द पार्टिकुलर मैटर। और 99% पार्टिकुलर मैटर को क्या कर देती है? अलग कर देती है। कितने परसेंट? 99%। थर्मल पावर प्लांट। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स। इसमें इलेक्ट्रोड वायर भी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। सेवरल थाउजेंड वोल्ट मतलब इसमें जो वोल्टेज होता है कितना? बहुत ज्यादा होता है, 1000 वोल्ट। ठीक है, विच प्रोड्यूस ए कोरोना दैट रिलीज ए इलेक्ट्रॉन। विच प्रोड्यूस ए कोरोना मतलब चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लेयर बनाती है। ठीक है, और जो क्या करेगी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन अटैच टू द डस्ट पार्टिकल गिविंग देम ए नेट नेगेटिव चार्ज। और डस्ट पार्टिकल नेट नेगेटिव चार्ज देता है। द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड। जो कलेक्टिंग प्लेट होता है उनको ग्राउंडिंग कर दी जाती है, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्थिंग कर देना। एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर देगा, और उसको अट्रैक्ट करके अपने पास रख लेगा, और प्योर एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी। वेलोसिटी जो होती है एयर के बिटवीन प्लेट मस्ट बी वेरी लो। बहुत कम करना चाहिए, वरना स्पीड से निकलो तो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकल जाए। मैं तो उसकी जो स्पीड क्या होना चाहिए? बहुत ही स्लो होना चाहिए, तभी डस्ट पार्टिकल नीचे स्टेप कर दो, उसको अट्रैक्ट करने का मौका दे दो। अगर बहुत स्पीड से निकालो तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकले तो फायदा क्या रहा है पास में? तो कह रहे हैं स्पीड जो है काफी कम होना चाहिए, अलाउ द डस्ट फॉल। कह रहे स्क्रबर की बात करते हैं यहाँ पे। देखो, स्क्रबर किसके लिए बताओ? कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर या डाइऑक्साइड। इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू द स्प्रे ऑफ वाटर और क्या? लाइम। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर या लाइम दोनों यूज कर सकते हैं। हो सकता है स्क्रबर में हम लोग किस चीज का रेफरेंस करते हैं? पहला वाटर, दूसरा लाइम। तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? दोनों। Recently we have realized that damage of dangerous of particular matter that are very small and are not removed by these precipitators। कह रहे हैं अगर बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इस प्रेसिपिटेटर से इसको हटा नहीं सकते हैं। पास में अब देखो यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, पार्टिकुलर साइज कितना? 2.5 माइक्रोमीटर। और इसका जो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? विभूति खंड में ऑफिस है। हाँ देख लो, सोच रहे थे क्या? CPCT, व्हाट इज CPCT? व्हाट इज CPCT? मतलब यहां से वहां भाग जाते हो। और तूने कब पढ़ लिया मैथ? पढ़ा है? 9th में था कि 10th में?
तो मैंने ना पढ़ी, कौन सी मैथ पढ़ी तो हमने ना पढ़ी वो, हम तो नहीं पढ़े। करस्पॉन्डिंग क्या? कांग्रुएंट, यस अपन में आया, ठीक है ठीक है, कांग्रुएंट ट्रायंगल में ना न्यूक्लियाइज करते हैं हम लोग। ओके ओके, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो एंगल इज इक्वल टू दिस, तो दिस बोथ आर ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, दिस इज प्रूफ। देखो 2.5, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर हो या इससे कम हो, किसमें? डायमीटर में। कितना? 2.5 इससे कम, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम वाले जो पार्टिकल होते हैं हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। बस में कितना? 2.5 या इससे कम, 2.5 माइक्रोमीटर, काफी ज्यादा हो गया नहीं? 2.5 माइक्रो, इतना या इससे कम, ठीक है, ये मोस्ट हार्मफुल होता है। ठीक, काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें यहाँ पे, दिस फाइन पार्टिकल कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स। इससे दिक्कत क्या होती है कि ये लंग्स में पहुंच जाता है, मुंह में जाएगा, नोज से होता हुआ फिर लंग्स में, और छोड़ो लंग्स के अलावा कहाँ पे? एलुलाई में पहुंच जाता है, यहाँ पे ये एलुलाई में जाके क्या कर देगा? एलुलाई को डैमेज कर देगा। ध्यान देखो, दिस फाइन पार्टिकल कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स एंड कैन कॉज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम, इरिटेशंस, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लंग एंड प्रीमेच्योर डेथ। और जाके ये किसको डैमेज करेंगे? लंग्स को डैमेज करेंगे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। उसमें आया? तो नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, कौन सा सीपीसीबी के अनुसार कौन सा इसमें साइज सबसे खतरनाक होता है? 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम, ये हमारे लिए खतरनाक होता है। तो एक पॉइंट आपका ये लिखा है, नीचे बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। क्या चीज? पार्टिकुलर मैटर बच्चे, इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, डायमीटर है, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर। हो गया बच्चे, ये खत्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या निकालता है? पार्टिकुलेट मैटर। और स्क्रबर क्या निकालेगा? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। व्हाट? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2.5 माइक्रोमीटर, ये या इससे कम वाले पार्टिकल जो होते हैं हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं, लंग्स को डैमेज करेंगे और उससे प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है, समय से पहले ही आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक, तो देखो अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है। ये क्वेश्चन आया है एम्स में, जो क्या है, ठीक है, कह रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ठीक है, हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेट्रो सिटी होती है सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन फैलाते हैं? ऑटोमोबाइल, है ना। अब तो खैर सीएनजी हो गया है, वरना पहले डीजल और होता तो बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स आर मेजर काज, कौन? ऑटोमोबाइल जो है मेजर काज होते थे कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एंड एटलीस्ट कहाँ पे? ये मेट्रो सिटी, जैसे कि लखनऊ, मुंबई, कानपुर, है ना, दिल्ली, यहाँ पे। ये पूछा गया था कि जो मेट्रो सिटी होते हैं सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कौन काज करते हैं, क्या बताओगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आया है एम्स में, मैंने जो क्वेश्चन होते तो उसमें आते थे, ठीक है। देखो, as the number of vehicles increases on the streets, this problem is now shifting to the other cities too. Proper maintenance of the automobile along with use of the lead-free petrol and diesel can be reduce the pollutant they emit. अब देखो क्या है, कह रहे हैं इसमें जो पेट्रोल यूज करते हैं वो कैसा यूज करना चाहिए? लेड फ्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं अनलेडेड पेट्रोल। क्या? अनलेडेड पेट्रोल, उससे नुकसान होता है। यहाँ देखो कह रहे हैं कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, क्या कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना चाहिए। और इसमें खास बात होता क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसिव मेटल होता है, क्या क्या देखो, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। क्या? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, मार्क कर लो इसको। तो इसमें गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, क्या
कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है और उसमें खास बात है कि बहुत एक्सपेंसिव मीटर लगा रहता है। और वो किसका बना होता है? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम की। क्या काम करता है देखो, ये काम करता है कैटलिस्ट का। और आपने जानते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं? कैटलिस्ट से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? कैटलिस्ट काम करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। ये क्या करता है? जो पॉइजनस गैस होता है उसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? जो पॉइजनस गैस होता है उसको नॉन पॉइजनस गैस में कन्वर्ट कर देंगे। कौन? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। उसमें एज द एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटेलिटिक कन्वर्टर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे जो लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, खासकर जब गाड़ी बहुत तेज चलेगी उसमें दिक्कत क्या क्या आती है बताए आपको? ये देखो साइलेंसर है, ये क्या होता है इसमें? पेट्रोल पूरा जल नहीं पाता है। तो इसमें दो दिक्कतें हैं, एक तो पेट्रोल आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और दूसरा इसमें कार्बन भी बहुत निकलता है। इसलिए पेट्रोल ज़्यादा बर्बाद हो, आपका जेब ज़्यादा खाली, इससे पुलिस को दिक्कत नहीं है। कार्बन ज़्यादा निकल रहा, पोल्यूशन बढ़ रहा, इससे पुलिस को दिक्कत। लेकिन दिक्कत दोनों के लिए कर देते हैं। ठीक है, स्पीड वाला अलग से चलेगा, चालान कटेगा। तो कह रहे हैं इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है, धुआं बहुत तेज निकलता है, क्योंकि पेट्रोल पूरा जल नहीं पाता। और पेट्रोल यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा, मतलब इसकी एवरेज क्या होती? काफ़ी खराब होती। 30-40 का एवरेज हो सकता है, पेट्रोल भरा और ख़त्म, है ना। तो ये दिक्कत इसके साथ है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं जो गाड़ियाँ बहुत, इसलिए कह रहे हैं गाड़ियाँ बहुत धीरे ले जानी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं चलाना चाहिए, उससे पेट्रोल बहुत खत्म होता है। हाँ, पेट्रोल भरा सकते हो तो स्पीड में ले जाओ, बिल्कुल एरोप्लेन की स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से। कह रहे हैं कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अनबर्न जब जलता है तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या करते हैं? इसको चेंज करते किसना? CO2 में। कौन? प्लेटिनम, पैलेडियम, कैटलिस्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस है, पता ही आपको। कि हीमोग्लोबिन से एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। कितना होता है? 300 गुना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंपेयर में इसके 300 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन से CO को बांध करने की। तो क्या कर देगा ये? कार्बन मोनोऑक्साइड काफी पॉइजनस होता है, तो पॉइजनस को किस में चेंज कर देगा? नॉन पॉइजनस। और हम लोग जानते हैं CO2 क्या है? नॉन पॉइजनस है। ये कौन करता है? ठीक है, कैटलिस्ट कन्वर्टर में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज कर देगा इसमें CO2 में। ठीक, और देखो carrying unburned hydrocarbons are carbon dioxide and water and carbon monoxide, water and carbon monoxide and nitric oxide are changed into carbon dioxide and nitrogen gas। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड किस में जाएगा? नाइट्रोजन गैस में। ये देखो किसमें? नाइट्रोजन गैस में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा है? ये इसको N2 कर लेते हैं। NO2, क्योंकि नाइट्रेट होगा तो आयंस के फॉर्म में होगा। तो ये कहेंगे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जैसे कि NO2, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, और ये कैसा होगा? नॉन पॉइजनस। तो नॉन पॉइजनस गैस को किसमें चेंज कर देगा? नॉन पॉइजनस। नाइट्रोजन पता है हमारे एटमॉस्फेयर कितना परसेंट होता है? 78। कितना? 78। तो NO2 को चेंज कर देगा N2 में, CO को चेंज कर देगा CO2 में। ठीक है, साथ साथ वाटर में निकलता है, बताइए आपको, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है। ठीक, और ये कहाँ हो पाएगा? जहाँ पे ये कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होगा। कौन सा? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम ये लगा होगा तभी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। CO बन रहा है तो CO ही निकलेगा, पूरा पोल्यूशन को प्रदूषित करेगा। NO2 हो तो NO2 निकलेगा, पूरा प्रदूषण को एटमॉस्फेयर क्या करेगा? पोल्यूट करेगा। खैर देखो आगे, फिर मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटेलिटिक कन्वर्टर। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जहां पे आपने प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम का कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया है, वहां इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमेशा पेट्रोल कैसा होना चाहिए? अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर लेडेड पेट्रोल यूज करोगे तो लेड क्या करेगा? इस कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा। तो उसको लगाया ना लगाया दोनों बात बराबर हो जाएगी। तो तुम्हारा कुछ जब भी आप प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम का कैटलिस्ट लगवाएं उसमें साथ में अनलेडेड पेट्रोल भी यूज करें, बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। जो लेड होता है वो क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा। तो समझ आया कि नहीं आया? तो मेट्रो सिटी में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है पोल्यूशन की?
ऑटोमोबाइल, कौन सा? ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में हम लोग लगाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जो यूज होता है जे कैटलिस्ट। ये पॉइजनस गैस को नॉन पॉइजनस गैस में चेंज कर सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 में, NO2 को N2 में। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगेंगे हमेशा अनलीडेड पेट्रोल यूज किए जाएंगे, क्योंकि लीडेड पेट्रोल होगा तो लीड क्या करेगा? कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसमें इसमें नहीं आया, आया शांत हो यार, आया कि गया? आ गया, आ जाओ देखो फिर। अब इसके बाद इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, अब कौन सा है देखो? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। कब? 1981 में आया, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। अच्छा, अर्थ समिट कब आया था? अर्थ समिट कब हुआ? वर्ल्ड समिट किसके लिए था वर्ल्ड समिट? बायोडिवर्सिटी कन्वेंशन। कितने कंट्री के लोगों ने शपथ ली थी? क्या शपथ ली थी? क्या शपथ लिया था? 2010 तक बायोडिवर्सिटी प्रोटेक्शन कंजर्व कर लेंगे, जो आज तक, क्या बात है, 2010। यहाँ देखो 1981 में एयर एक्ट आया था फोर्स में, बट वाज अमेंडेड 1987 टू इंक्लूडेड नॉइस एज एन एयर पोल्यूटेंट। 1981 में एयर पोल्यूशन आया, बाद में इसमें नॉइस पोल्यूशन को ऐड कर दिया गया 1987 में। पास में कुछ कहने की नॉइस इज अनडिजायरेबल अब होकर, तो ये आपसे पूछे अगर कि एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया, क्या बताओगे? इसमें नॉइस पोल्यूशन का ऐड कब किया गया? 1987। किसमें? कब? 1987, ठीक है। देखो 1987 में। और आई होप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पता नहीं, बता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ? 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, 10 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पे? जापान। अभी वो भी आएगा, खैर ओजोन में आएगा तब उसकी बात करेंगे। खैर, तो इंडिया में एयर एक्ट कब आया बताओ? और अमेंडमेंट नॉइस कैसे अब किया गया? और एनवायरमेंट एक्ट कब आया? 1986 में। देखो इधर नॉइस इज, आप कह रहे हैं कि ये जो नॉइस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है? नॉइस इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। इसमें दो चीजें लिखी हुई है। पहली चीज हाई लेवल ऑफ साउंड, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अनडिजायरेबल। जब डीजे होता है ना तो लो तो होता नहीं है, स्लो साउंड होता है। स्लो काहे का डीजे, क्यों बुलवाए थे इसको? घर बजा दो इसको, जब बज ही नहीं रहा तो क्या मतलब बजाने का, है कि नहीं? तो हाई लेवल साउंड में तो मजा आता है ना। अब ये लिखा है इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये जब आपको साउंड खराब लगने लगे, एक गाना एक समय में आपको बहुत अच्छा लगता है, घूमते और तेज और तेज और तेज, साउंड भी पड़ जाता है उसी में, नहीं मजा आता है। लेकिन वहीं दूसरा आदमी बगल में है, उसको क्या हो रहा है? इरिटेशन हो रहा है। आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन उसको तो आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको खराब लग रहा है। इसीलिए लिखा गया है अनडिजायरेबल। तो कितना साउंड होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, ये कोई लिमिट नहीं है। बस ध्यान रखना कि जब साउंड आपको खराब लगने लगे तो वही क्या हो जाएगी? अनडिजायरेबल। कभी कभी साउंड में कुछ लोग कानाफूसी करते रहते हैं। आप सोते रहो और आपका आवाज कानों में जाती रहती है, ठीक। खासकर 12 बजे आप सो गए हो और दो दोस्तें आपस बतिया रही हो, आपस खुसर फुसर कर रही हो, तो क्या होगा आपको? उससे भी आपको उलझन हो जाएगी। अरे बतियाना तो सामने बतियाओ, यहाँ पे खुसर फुसर क्यों कर रही हो? पता नहीं कहाँ का प्लान बन रहा है। तो बहुत कम आवाज में भी बहुत चीजें हो जाती है। होता ही नहीं होता है सर। तो मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है हाई और लो का, तो इशू ही नहीं है। इशू किस चीज का है? अनडिजायरेबल। डीजे का साउंड आपको कितना अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है यहाँ पे? बताओ, कोई है? विकास है? किसी को खराब लगता है? नहीं लगता है? तुम्हें क्या खराब लगेगी? है ऐसा को? क्यों खराब लगता है? इतना धीरे से बोली तो हम भी सुन लेते। ठीक है, देखो कोई बात नहीं। देखो मतलब ये है कि हाई लेवल साउंड, ये देखो इधर, तो प्रॉब्लम क्या है? अनडिजायरेबल। वो साउंड छोटी भी हो सकती है, लो लेवल की साउंड भी आपको परेशान कर सकती है। इधर बात नहीं करो, लो लेवल की साउंड भी आपको परेशान कर सकती है। जब आपको प्रॉब्लम होने लगे तो वही क्या बन जाता है? नॉइज बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉइज। देखो जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, भारत की आज़ादी से 1947 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब याद कर रोड रोड रट रहे हो बगल में, अरे क्या यार बड़बड़ कर रहे हो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। उसको डिस्टर्ब होता है, आप पढ़ लेंगे उसको, आपके पढ़ने से उसको डिस्टर्ब होता है, बस कुछ
तो ऐसे होता है। तो प्रॉब्लम इससे नहीं कि हाई है कि लो है, प्रॉब्लम इससे है कि उसको अच्छी नहीं लग रही। तो अगर कोई भी साउंड ऐसी जो आपको अच्छी नहीं लगे, दैट इज नॉइज। देखो, वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड विद द प्लेजर्स एंड, आप देखते हैं यहाँ पे जब डीजे बजता है, इंटरटेनमेंट एंड नॉट रियलाइजिंग क्या नॉइज काजेस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब करें अगर साउंड बहुत तेज होता है तो उससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, साथ साथ में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, वो बहरा हो सकता है, मेंटली पागल भी हो सकता है। बस मैं कुछ देखो आगे कह रहे हैं जितनी बड़ी सिटी होगी, इसमें देखो नीचे बहुत सारी चीजें लिखी है, मतलब की चीज इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। देखो कह रहे जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, उतने ज्यादा वहां पे होते हैं सब चीज, है ना। देखो कह रहे कि ये देखो कह रहे बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन द ग्रेटर द नॉइज। कह रहे ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल आर मोर, याद हो कह रहे 150 डेसिबल आर मोर, ये इंपॉर्टेंट है। 150 डेसिबल या इससे ज्यादा कहां से, बाई टेक ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट। जब रॉकेट उड़ता है तो उससे 150 डेसिबल या इससे ज्यादा की साउंड प्रोड्यूस होती है, जो बहुत नुकसान करती है हमारे लिए। प्लेन उड़ता तो भी आवाज करती बहुत तेज, फिर रॉकेट या जेट प्लेन जो होता है तो उसके वजह से 150 डेसिबल या इससे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या कर सकता है ये, कह रहे कि मे डैमेज ईयर ड्रम, कान के पर्दे को डैमेज कर सकता है, दस परमानेंटली इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, और परमानेंट क्या हो जाएगा, वो आदमी बहरा हो जाएगा। अगर 150 डेसिमल इससे ज्यादा मिली तो परमानेंट बहरा हो जाएगा, फिर वो कभी सुन नहीं पाएगा। और देखो यहाँ कह रहे कि इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू ए रिलेटिवली लोअर साउंड, देखो बताया ना अभी, कह रहे कि ऐसा भी देखा गया है क्रोनिक एक्सपोजर हो क्या, इवन लोअर नॉइज, अगर नॉइज बहुत कम हो रहा हो वो भी आपको प्रॉब्लम करती है। इट इज मे परमानेंटली डैमेज हियरिंग लॉस, और इससे भी आदमी की साउंड जो है सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो बहुत तेज होगा तो उससे भी खत्म हो जाएगी, और धीमे होगा तो उससे भी खत्म हो जाएगी। धीमे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। देखो तो प्रॉब्लम दोनों से है। और जब नॉइस होता है तो उससे क्या क्या दिक्कतें आती है, जरा वो देख लो, ठीक है। कुछ माया, तो साउंड बहुत ज्यादा होगा तब भी दिक्कत होगी, और बहुत कम होता है और लगातार होता है तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। कुछ माया, फिर देखो मैंने क्या बताया। मेट्रो सिटी की बात करें, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, ऑटोमोबाइल। और इस ऑटोमोबाइल में हम लोग एक वहां पे कैरेटिक कन्वर्टर लगाते हैं, उसका नाम क्या है, प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम, ठीक है। प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये पॉइजनस गैस को क्या कर देती है, नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ध्यान रहे जब इसका यूज करेंगे तो कभी भी लेडेड पेट्रोल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। एयर प्रिवेंशन एक्ट कब आया, 1981 में, 1987 में अमेंडमेंट कर दिया क्या, नॉइज पोल्यूशन, मरी जा रही है नॉइज पोल्यूशन, इसको भी हो गया। देखो कह रहे इससे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साथ साथ बताया 150 डेसिबल या इससे ज्यादा जो साउंड होते हैं वो ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकती है, और इससे परमानेंटली हियरिंग लॉस हो सकता है। बस में कहीं ऐसा नहीं है कि हाई लेवल, लो लेवल की साउंड भी अगर लगातार चलती है लंबे समय तक, उससे भी परमानेंटली हियरिंग लॉस हो सकती है। बस में तो हाई होगा तब भी, लो होगा तो भी, तो दोनों तरफ दिक्कत है यहाँ पे। अब सवाल है कि अगर ये नॉइज की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या दिक्कत होती है। खैर एक बार हम गए थे पेपर देने वहां पे BHU में, बनारस, 20 पेपर था उस साल। उन्होंने क्या किया था, पूरा जो है पेपर को कॉपी कर दिया था। क्या हुआ, बस कॉपी, क्या हुआ, इसलिए हंस रही है। इसमें हंसने की बात कहाँ से आ गई, उसकी बात बताए। बनारस भाई साहब वहां पे दो, किसका घर है, कौन है बनारसी, अच्छा एक बनारसी, दो बनारसी, और कोई है, एक बार पान लेके आना वहां से बांध के, ठीक, सही है। देखो कहाँ बनारस में, कहाँ, लंका, रावण है, वीरूपुर, भेलू, हाँ भेलू सुना है, हाँ भेलूपुर स्टेशन है शायद क्या, अच्छा ठीक है ठीक है, इधर 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 इधर। और भाई साहब सुनो कहानी वहां की, उसके बाद आपके साथ भी ऐसा मत करना गड़बड़ कहीं, है ना, आपके साथ भी चीजें हो सकती है। ये देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये पढ़ाई से रिलेटेड ही बच्चे क्या क्या को मैं आप बीती सुना रहा हूँ। अब सुनो क्या हुआ। खैर इस स्टेशन पहुंचे, यहाँ पे पहले BHU अपना एग्जाम करा देता उन्होंने, सुनो, और वहां पे एक हम उसमें लॉज में ठहर गए, वहां पे होटल था, हमें ठहर गए, लॉज था या होटल पता नहीं, याद नहीं, वहीं सो गए।
मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ जनरेटर वगैरह है? बोला हाँ, बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की कोई सुविधा है, लाइट आए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लाइट चली जाएगी, जनरेटर जिंदाबाद। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब भैया सो गए। रात भर लाइट आती जाती रही और वो भाई साहब रात भर जनरेटर चलाते रहे। ठीक, और सही बोला उसने। लाइट आई गई, आई गई, कम से कम 12 बार लाइट आई। थोड़ा हल्का से नींद आए तो लाइट शुरू चली जाए, फिर जनरेटर चले, तो उसके चक्कर पंखा बंद हो जाए, गर्मी खतरनाक होते। रात भर में सो नहीं पाया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उससे पहले मैं शाम को लगा था बेचू कैंपस में अंदर सेंटर था, और मैंने सोचा सेंटर में कहीं घास वास सूखे रहते हैं, ये पार्क में आराम से सो लिया जाएगा। अरे भाई मच्छर वहाँ खतरनाक। ठीक, इतने बड़े बड़े मच्छर थे वहाँ पे। तब जाके मैंने कहा ला लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। वहाँ से भाग के फिर हमने वहाँ लिया। वहाँ तो हालत ऐसी खराब, रात भर हम सो नहीं पाए। सुबह पेपर था मेरा, मुंह धुल के नहा के पहुंचे, मेरी आंखें यूं खोल रहे थे, दिख ही नहीं रहा था पेपर। पूरा पेपर व्हाइट व्हाइट पूरा दिख रहा था, दिख ही नहीं, वर्ड वर्ड उड़ उड़ के मेरे आंखों में घुस रहे हैं। ठीक है, तो इतनी तेज नींद लगी थी, मतलब क्या बताएं। और उसके बाद हम पेपर दे नहीं पाए, और वो पेपर पूरी पेपर कॉपी कर दिया था, PYQ का, पिछले क्वेश्चन का पूरी कॉपी कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और वो खतरनाक, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन इतना ये लग रहा था यहीं पे हम सो जाएं, पेपर पर छोड़ दो, इतनी तेज खतरनाक नींद लगी थी। रात पर देखो एक चीज होता है ना, आप रात भर अगर जग गए तब दिक्कत नहीं होती, लेकिन बीच बीच में इंटरप्शन होता रहता है, वो खतरनाक चीज होती है। इसलिए जब भी कभी आप सेंटर पे जाइए, आपको बाहर मान लो पड़ता है तो नहीं पड़ेगा उसे, बाहर पड़ता तो क्या काम करिए, गलती से मत करिए, कोई अच्छा होटल ले लीजिए सुकून से, जहाँ पे प्रॉपर कटआउट सिस्टम हो, क्योंकि वहाँ लाइट आता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो वहाँ पे आराम से, कम से कम एक दिन का पेपर की बात होती है, सुकून से आप सो लें। पेपर एग्जाम के दिन पहले तो हमेशा सोना चाहिए, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आराम से सो लो, क्योंकि कुछ कर नहीं पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा कि यार ये छूट गया, ये छूट गया, और याद आएगा, ये लगे यार हम छूट ही गया सब, तो पढ़ा क्या है हमने। ठीक है, वो सबके साथ होता है, जो टॉपर होता है उसके साथ भी होता है। ये गलती कभी नहीं करना। आप थोड़ा कुछ पैसे 1000-1200 रुपये का होटल ले ले सुकून से, आप, और रिश्तेदार में तो बिल्कुल मत जाना। अब उसमें अगर मान लो जाते हो, रिश्तेदार में क्या होगा, वो आपकी ज़्यादा, दो चीज़ें होती है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करे तो नहीं करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार हो तब भी दिक्कत। समोसे आ रहा है, चाय आ रहा है, खा खा के आप पेट को फुला देंगे। अरे बिरयानी भी लेके आते हैं, मटन चिकन सब खिलाते हैं। भाई साहब आपका जब खा लोगे ढेर सारा, और सुबह में चाय कॉफ़ी नाश्ता सब उड़ा देंगे, क्या पेपर दे पाओगे? जैसे वहाँ बैठे पेट में गुड़ शुरू, तो हो गया फिर तो काम, है ना। तो इस सारी दिक्कतें आती है, तो इसलिए कभी होटल में जाना चाहिए। आपका भले रिलेशन, लेकिन होटल कभी वहाँ पे ठहरना चाहिए। ठीक है, पेपर दे लो, उसके बाद आराम से जाओ, बतियाओ आपको, है ना। पेपर देने से पहले सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करो, सबसे सही रहता है ये। देखो, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर आपसे हालचाल लेने लगे, और भैया कितने दिन बाद आए हो, क्या हुआ, छठी पड़ी, कल एग्जाम है, तुमने प्रोनाउंसिएशन में लगी पड़ी है ना। ऐसा होता है, और आप भी चाह कर बोलना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है सब। आप कहीं मैंने कहाँ चले आए यार, इससे अच्छा कहीं और बाहर चले गए होते। बतियाए जा रहे हैं, बतियाए जा रही है ना, और मम्मी कैसी, मौसी कैसी, ठीक है सब, ये हो जाता है ना। तो ये सब काम नहीं करना है। तो खैर आप लोगों को लखनऊ में पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर गए सेंटर मान लो गलती से पड़ेगा, उनकी बात कर रहे हैं, लोग बाहर भी लेते हैं यहाँ पे। देखो, एयर प्रिवेंशन, और अगले महीने तो काम आ ही रहा है ना। फोटो खींच रहे हो क्या? आराम से खींचो, पोज थोड़ा बना लें। क्या कर रहे हो? देखो, तो अगले महीने फॉर्म अगर आ रहा है तो सब लोग रेडी रहना। ठीक है, जिस दिन फॉर्म आए 2 दिन के अंदर भर देना पूरा। ठीक है, आगे देखो। तो हाँ देखो, एक पॉइंट नोट कर लेना, 150 डेसिबल या इससे ज्यादा की साउंड प्रोड्यूस होती किससे, क्या बताया हमने? जेट प्लेन से या रॉकेट कह सकते हो। और ये हमारे ड्रम को परमानेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है 150 डेसिबल वाला। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि इससे दिक्कत क्या क्या होती है, देखो जरा। देखो, कह रहे हैं दिक्कत ये होती है कि स्लीपनेस, यानी कि आपको नींद नहीं आएगी। क्या हो जाएगा? नींद नहीं आएगी। इंक्रीज, हाँ अच्छा, वो तो बात भूल ही गए, मतलब की बात। वहां जो बेचू था दूसरा वाला, और उसका जो घर दोस्त था ना, 2 बार सेंटर में ही गया था। एक बार तो, ये तो दूसरी बार कहानी बता रहा हूँ, इससे पहले वाले जो था, और उसका कह रहा हमारी बुआ रहती, दोस्त था हमारा, उसने कहा यार फालतू किराया बड़ा लोगे, वहाँ पे होटल में देना पड़ेगा, हमारी बुआ रहती है बगल में, स्टेशन के बगल में, रह लिया जाएगा। ठीक है, चले गए उसमें पैसे बचाने के चक्कर में। और भाई साहब उसका स्टेशन जस्ट बगल में, और कहाँ पे, वॉशिंग लाइन के बगल में। और सो गए ऊपर छत पे, मैंने कहा छत पे, गर्मी का मौसम था, सो गए। और रात भर गाड़ी आते पहुंच पो, मतलब जैसे हल्का से नींद आए, बस हारन इतना तेज, वो भी बड़ा हालत खराब हो गया। तो मैंने कहा यार, तो सब बहुत दिक्कत हुई।
सो नहीं पाया था। लोग सोचो कैसे सोते होंगे स्टेशन बगल में, और इसकी हॉर्न इतनी तेज होती है ना, इंजन वाला, आपने देखा नहीं देखा, इतनी खतरनाक साउंड होती है ना, बहुत गंदा होता है। देखो, तो ये चीज़ दिक्कतें होती है। तो स्टेशन के बगल में कभी मत लो, कहीं होटल ले तो दूर ले लो, कहीं दूर जहाँ मतलब शांत हो, आराम से आपको अच्छे से नींद आए। ठीक है, देखो, इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, सांस लेने की ऐसे आप ब्रीथिंग पैटर्न बदल जाएगा। एंड कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन, और जो भी यानी कि जो स्टेशन के बगल बगल रहते हैं, रेलवे के आसपास होते हैं, रोड पे रहते हैं, वो आधे से पागल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बस मोटर कार चल रही है, आवाज तेज हो रही है, उनके अंदर देखो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। हल्का सुनकर बोलते और भाई साहब कैसे हो, बस यही रह गया हमारा, खराब हो गया क्या मेरा, अच्छा चल रहा है, मतलब उस पर भी लोग कुछ ना कुछ वो लगा देते हैं। स्ट्रेस में रहते हैं, कभी भी वो प्यार से बात नहीं करेंगे। देखो, कह रहे हैं स्ट्रेसिंग ह्यूमंस जो भी रहते हैं वो हमेशा वो स्ट्रेस में रहते हैं। और देखो, कंसीडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, कैन यू आइडेंटिफाई द नेसेसरी सोर्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन अराउंड यू which can be reduced immediately without any financial loss to anybody. Reduction of noise in our industries can be affected use of sound absorbent material. ये देखो, मफलिंग नॉइज, एक प्लांट होता है, इसका नाम है अशोक। क्या होता है? ठीक है, अशोका इंडिका। ये प्लांट देखा होगा आपने, अक्सर जो है ये लगाए जाते हैं। अशोका नहीं, और भी बहुत सारे प्लांट, देखिए अशोका में खासतौर पाए जाते हैं। देखो ऐसे होता है, देखो यूनिवर्सिटी और बहुत सारे से होते हैं, यहाँ पे लगाए जाते हैं रोड के बार बार। ये देखो, ये देखो, ये रोड है ये, ठीक। ये पेड़ क्या करता है, जो साउंड होता है उस साउंड क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन? अशोका का पेड़। ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर मफलर। क्या बोलते हैं? ईयर मफलर। तो साउंड, इससे मफलर नहीं होता है, मफलर आपको ठंड से बचाता है, और ये क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कह रहे हैं रोड के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। बहुत ज़्यादा साउंड होगा तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा आगे तक फॉरवर्ड नहीं होने देते हैं। इसको बोलते हैं ईयर मफलर। क्या बोलेंगे? ईयर मफलर। इसलिए कहें मफलिंग साउंड, अशोका। खैर, करें इंस्टेंजिंग फॉलोइंग द लॉज ऑफ लीड। अब करें कि इसमें कानून जो है इसके लिए बनाना चाहिए। कानून तो बहुत सारे हैं, बगल में हॉस्टल रहता है, वहाँ लिखा था हॉर्न बजाना यहाँ मना है, और गलती से बच्चे पहुंच गए वहाँ पे, कोई मान लो 17-18 साल स्कूल वाले बच्चे होते, इंटर वाले कॉलेज, अच्छा इतनी हिम्मत, बजा रहे हैं वहीं पे, वहीं बजाना शुरू कर दिए। और जो भी बच्चे आ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब स्कूल में, तो वहीं हार में, और जहाँ लिखा रहे पेशाब करना मना है, फिर वहीं पे सारा काम छोड़ के पानी पी के पेशाब करते हैं लोग। देखो, अब दो, खैर यहाँ देखो, कह रहे कानून तो ऑलरेडी यहाँ बहुत बने हुए हैं, तो कानून को मतलब नहीं है ना। हॉस्पिटल और स्कूल 5,000 रुपये जुर्माना है अगर हम अपने हार्न बजा दिया गलती से, बस कोई ध्यान दे ले, फोटो खींच लिया पहुंचा दे, 5,000 रुपये जुर्माना है, गलती से कभी कोई हार्न ना बजाए। देखो, तो कह रहे हैं कानून तो बहुत सारे हैं, कह रहे इसके लिए बहुत सारे कानून बनाना चाहिए। डोंट लिसन टू द नॉइस लाइक द डिलिमिटेशन ऑफ द हॉर्न फ्री जोन। तो हॉर्न फ्री जोन होता है अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल, तो हॉस्पिटल स्कूल के सामने इसको नहीं बजाना। खैर, परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, आजकल खैर पटाखे हम देख रहे हैं इस बार तो काफी कम हो गया है ना, वजह चाहे कुछ भी, लेकिन अच्छा हुआ। देखो, जो पटाखे होते हैं उनकी आवाज थोड़ा सा एक लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग जब जाते हैं पटाखे खरीदने के लिए तो क्या बोलते हैं, हाँ ये साउंड मजे ना आए तो बेकार है, तो होता है। एंड लाउड स्पीकर होते हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं लाउड स्पीकर की वजह से काफी ज्यादा होता है नॉइस। टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, और एक समय डिसाइड होना चाहिए जिसके बाद लाउड स्पीकर ना बजे। आसना है कुछ, लेकिन ये बजता रहता है। नीड टू बी इन्फोर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द नॉइस पोल्यूशन। बस में तीन लोग बात कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन। खैर, ये सारी बातें इसमें आती है। क्लियर? ठीक है। और एक यहाँ पे इशू हुआ था नमाज को लेकर, ऊपर सुबह अजान होती है ना, अजान में काफी गायब हो गए। अब अजान न जाने कितने सदियों से अजान चला आ रहा है, अजान कितने समय का होता है कोई बताएगा? कितने समय का होता है? मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट ना, 2 मिनट, 2 मिनट का होता है। देखो, 5 वक्त का नमाज है, 2 मिनट का अजान है, ठीक है, तो 5 वक्त कितना हो गया? 10 मिनट। मात्र 10 मिनट का अजान होता है, उस पर लोगों ने कितना बवाल कर डाला। और ये नहीं कि तुरंत लगातार होता है, लगभग 4 से 5 घंटे का समय रहता है। और सुबह टाइम क्या है आप 5 बजे,
और 5 बजे तो वैसे भी लोग कहते हैं सुबह उठना जरूरी होता है, अलार्म तो लोग वैसे भी लगाते हैं, ठीक है, ये की हो गया। बाकी दिन में होता है, दिन में मुश्किल से आपने भी देखा होगा अजान हो 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगता है, 2 मिनट में लोगों ने आफत कर दिया है कि अजान से डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है, बस में जहाँ पे खराब चीज़ें चल लगती वहाँ पे अजान लोग करवाते हैं, भाई साहब मेरे यहाँ अजान करवा दो, है कि नहीं। खैर ये सब चीज़ें हैं, तो खैर मतलब है कि लगातार डिस्टर्बेंस होता है किसी को, तो खैर वो चीज़ नहीं होनी, इसलिए रात में कहाँ है, रात में नमाज होती है नहीं होती, 11 बजे होता है नहीं होता, 12 बजे होता है नहीं होता, 3 बजे होता है नहीं होता, रखा कब गया सुबह, ठंडी में और 6 बजे हो जाता है, तो सुबह वैसे भी लोग अलार्म लगाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत, और बचता कितने समय का होता है, मात्र 2 मिनट का होता है, और पूरे अगर 5 वक्त की नमाज में निकालो आप तो 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, 24 घंटे में 10 मिनट मात्र, ठीक है, तो इससे भी लोगों ने बवाल मचा दिए, खैर करना ही उनको, खैर देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये कुछ है नॉइस पोल्यूशन, है ना, तो अगर कहीं बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, देखो तो नॉइस पोल्यूशन में आपने देखा कि क्या क्या दिक्कतें आती है, वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है, आप जानते हो कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लोग कहते हैं कि मकान, ज़्यादातर लोग जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं वो कहाँ बनवाते हैं, रोड के किनारे, लेकिन जो अच्छे टाइप के लोग होते हैं वो थोड़ा सा रोड से हट के बनाते हैं, 2-3 किलोमीटर के अंदर, ताकि सुकून से सो लें वो, नहीं कर देखो, कह रहे कंट्रोलिंग व्हीकलर एंड एयर पोल्यूशन, ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे केस स्टडी किया गया किसके लिए, दिल्ली के लिए, देखो जरा, तो यहाँ पे एक केस स्टडी आपको पता होगा कि 2002 से पहले दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, सुना है, और अभी भी आप सुन रहे हो, वो क्या जलाते हैं, पुआल, नहीं, पुआल जलाते हैं हरियाणा वाले, पहुंच जाता कहाँ, दिल्ली में, कोई हरियाणा वाला है तो कोई माफ कर देगा, नहीं कोई हरियाणा से सुन रहा होगा, तो ऐसा नहीं, देखो क्यों, वैसे वास्तव में क्या है, पुआल जलाते कि मेरे आज तक समझ नहीं आया, ये हकीकत है कि क्या है तो दिल्ली वाले बता पाएंगे कि सही बात क्या है ना, लेकिन होता क्या आज का न्यूज़ में, होता कुछ और सुनाई कुछ और देता है ना, तो रियल चीज पता नहीं चल पाता है कि पुआल जलाने से हो रहा है कुछ और हो रहा है, देखो इधर कह रहे कि देखो, विद वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक, दिल्ली लीड द country in its level of air pollution. It has more car than the state of the गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर, क्या कह रहे देखो, कह रहे कि अगर हम गुजरात और वेस्ट बंगाल को मिला लें, जितनी यहाँ पे कारें हैं उससे भी ज्यादा कारें कहाँ, सिर्फ दिल्ली में, ठीक, ये क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा, देखो आगे इन द 90s दिल्ली रैंक्स 4, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कह रहे कि 90s में दिल्ली का रैंक कितना था, 4 था, किसमें, 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के 41 सिटी का मैपिंग किया गया था, जिसमें दिल्ली का स्थान कौन सा था, किसी काम में तरक्की किया दिल्ली ने, है ना, चौथा स्थान था, कौन सा, 4th, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका स्थान कौन सा था, 4th, देखो आगे कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकेम सो सीरियस दैट ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL वाज फाइल, ये होता क्या होता है, देखो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी इसमें डाल सकता है, किसी पब्लिक को अगर नुकसान हो रहा है तो एक लेटर दे देगा वहाँ हाई कोर्ट में और बता देगा कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी सुनवाई सुनी जाएगी, देख वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया में इसको क्या किया, PIL दाखिल किया गया, फिर क्या हुआ, आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डायरेक्टिव, और उन्हें कड़ी चेतावनी दी या कह सकते फटकार लगाई, डायरेक्टिव द गवर्नमेंट, उसमें जो गवर्नमेंट थी, कौन गवर्नमेंट थी 1990 के समय में, इंदिरा गांधी, कांग्रेस, अरे कांग्रेस में छोड़ो, इंदिरा गांधी रही होगी, इंदिरा गांधी डेथ हो गई थी, राजीव गांधी थे ताई, देखो गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अब गवर्नमेंट को ये चेतावनी दिया गया है कि अब इतना समय, आप ये बताइए कि कितना समय लेंगे ताकि ये पोल्यूशन खत्म हो जाए हमारे दिल्ली में, ठीक है, उनको डायरेक्ट किया गया बताइएगा आप कितना टाइम लेंगे और जल्द से जल्द पोल्यूशन खत्म होना चाहिए, किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, देखो आगे वाज आस्क्ड टू टेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और एक पार्टिकुलर टाइम बताइए जिस टाइम के अंदर इसको खत्म कर लोगे, ठीक, आगे देखो एप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द इंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज बसेस फ्रॉम डीजल टू CNG, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो
गवर्नमेंट ने क्या किया, बसेस जो थी जो डीजल चलती थी, जो बस डीजल चलती थी उसको किसमें चलाने लगे, सीएनजी से, कंप्रेस नेचुरल गैस। अपने यहाँ तो बाद में आया, सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुआ था। तो वहाँ जो डीजल से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और सीएनजी से, कंप्रेस नेचुरल गैस से पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो गैस के फॉर्म में तुरंत ये पूरा जल जाता है। आगे देखो, ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू द रन ऑन द सीएनजी। जितने बस थे उसको सीएनजी करा दिया बाय द एंड ऑफ 2000। 2002 तक सारे बसें जितनी थी, ठीक है, तो सबको किसमें कर दिया गया, सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो काफी पोल्यूशन ऐसे ही खत्म हो गया। एक काम और कराया गया था, वहां दिल्ली में चारों तरफ पेड़ भी लगाए गए थे काफी। ठीक है, देखो, यू में आस्क द क्वेश्चन एज व्हाई सीएनजी इज बेटर देन डीजल। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है कि सीएनजी बेटर किससे, डीजल से। पता है किसी को? पोल्यूशन नहीं होता पहले तो ये। दूसरी बात, सीएनजी क्या होती है, गैस होती है। आज तक सुना होगा पेट्रोल में किसी ने वो दूसरा केरोसिन मिला दिया है, नहीं, एडल्ट्रेशन। तो उसमें जो है, उसमें मिक्सचर के चांस कम रहते हैं, लोग मिक्सिंग नहीं कर पाते। किसमें? अब गैस में कौन मिक्सचर कर पाएगा। दूसरी बात है, ये तो नया ऐड करना आना पड़ेगा ये तो इसमें नहीं है, खैर ठीक। दूसरी बात क्या है, एक चीज खास बात है, सस्ता है। सस्ता है, इफिशियंसी ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी सुना होगा कि आपकी गाड़ी बाहर रहती है, सुबह आपने 10 लीटर पेट्रोल डाला है, सुबह देखो 2 लीटर बचा हुआ है, मतलब लोग उसको चुरा ले जाते हैं। तो चोर इसको चुरा भी नहीं सकता। और सवाल है कि अगर गैस निकाले तो चुरा कहाँ रखेगा, कहाँ रखेगा वो गैस निकाल के, जेब में तो रखेगा नहीं वो, है ना। तो चोर इसको चुरा नहीं सकता। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, पोल्यूशन ना के बराबर है, सस्ता है। बस इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, क्या, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, पाइप से जाएगा, कहीं लीकेज हो गया तो कम तमाम, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा बढ़िया है कौन, सीएनजी। किससे, डीजल से। तो 1990 में दिल्ली की रैंक कौन सी थी, कितने सिटी में, कहाँ के, पूरे वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के। बात में कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और 2010 तक पूरे बसें दिल्ली की जो थी कन्वर्ट कर दी गई डीजल से सीएनजी में। हाँ, 2002 तो बोल रहे हैं, 2002 यार, सुनते नहीं हो तुम लोग हैं। देखो यहाँ पे 2002 तक बच्चे, इधर देखो। तो ये हो गया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी 2002, वर्ल्ड समिट कब, 2002, है कि नहीं। ऐसे एक साथ सब रख लीजिए, वर्ल्ड समिट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और ये आपका जो इसमें किया गया शिफ्ट। क्या देखो यहाँ पे, तो सीएनजी का क्या फायदा है बताओ, पहला बताओ, सीएनजी से क्या फायदे हैं। हाँ, देखो, सीएनजी बर्न मोस्ट इमिशन, पहला दिया रहेगा, सीएनजी बहुत तेजी से चलता है, अनलाइक पेट्रोल डीजल इन द ऑटोमोबाइल, वेरी लिटिल इट ऑफ लिट अनबर्न, बहुत कम होता है जो इसमें अनबर्न फॉर्म में बचता है। मोरिवर सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल। दूसरा क्या है, देखो, सीएनजी जो सस्ता है, किससे, पेट्रोल से या डीजल से। 72 रुपए में पेट्रोल मिलते थे, और आज कितना मिल रहा है, 96 चल रहा है इसमें इंडिया में, है ना, 96। ठीक है, खैर ठीक है, बढ़िया है। कह रहे सीएनजी जो है सस्ता है, सीएनजी क्या है, सस्ता है, किससे कंपेयर में, डीजल से। दूसरा फायदा। तीसरा जो बताया गया, देखो, कह रहे कैन नॉट बी साइफन ऑफ बाय द थीफ, चोर इसको चुरा नहीं सकता, चोर इसको चुरा नहीं सकता, और ले जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा। देखो, कैन नॉट साइफन ऑफ बाय द थीफ, चोर इसको चुरा नहीं सकता है। चौथा देखो, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं कर सकता, मिलावट नहीं कर सकता। एडल्ट्रेट लाइक द पेट्रोल और डीजल, इसमें कोई पेट्रोल डीजल से मिलाता है, पेट्रोल है उसमें केरोसिन मिला है, केरोसिन क्या 20 रुपए लीटर, पेट्रोल क्या 97 में मिला दिया, उसी में बढ़ गया पूरा, है ना। बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो क्या होता है, इसको एडल्ट्रेशन भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कितने फायदे हैं बताओ, 4। लेकिन कह रहे हैं इसके नुकसान क्या है, एक प्रॉब्लम इसके साथ क्या है बताओ। देखो, कह रहे इसके साथ मात्र एक ही प्रॉब्लम है, क्या, देखो, द मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर द सीएनजी इज डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन द पाइपलाइन, पूरी पाइपलाइन बिछाना टू डिलीवर सीएनजी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, पंप्स एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई, लगातार पहुंचती रहे, ये बहुत मुश्किल का काम है। नहीं, पाइप बिछाना, उसके बाद फिर ये भी इसका लीकेज हो गया तो उसकी दिक्कत, और पूरे घर घर तक पहुंचाना, ये भी थोड़ा दिक्कत है ना। देखो, simultaneously parallel step taken in Delhi for reducing vehicular pollution include phasing of old vehicle। एक काम और किया गया, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको वहां मना कर दिया गया, पुरानी गाड़ियां जो है यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा काम ये किया गया, जो पुरानी गाड़ियों में जो है ज्यादा चलता है, क्या निकलता है, कार्बन वगैरह, यूज ऑफ अनलीटेड पेट्रोल। दूसरी बात, पुरानी गाड़ियों को वहां मना कर दिया गया, फेजिंग ऑफ
फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, ठीक है। जैसे अपने लखनऊ की बात करें, लखनऊ में पहले बस चलती थी, पता है किसी को? ये तो अभी चलने स्टार्ट हुए हैं डिपो वाले। पहले बस चलती थी, और ये बस कैसी होती थी मैं बताता हूँ आपको। ऐसे होती थी, ये याद है? इक्के दुक्के बस मिल जाएंगे अभी भी। ये नादरगंज चिन्हाट वाला कुछ रूट है, वहाँ मिल जाएंगे। और जो केके सिंह बच्चे रहते थे, ये केके सिंह बच्चे, ये यहाँ ड्राइवर बैठता था, उससे जो है मजाल, एक तीन दिख रहे हैं, और एक ऊपर बैठा हुआ, देखो ये दिख रहा है, ये, और एक पीछे लटका हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये, और ये आगे जगह नहीं रहता था, एक ऊपर बैठ गया है, ये देखो दिख रहा है। अब यहाँ पे इतना भर भर के रहता था कि जो टिकट लेने वाला वो घुस ही नहीं सकता था उसमें, तो टिकट क्या लेगा वो? ठीक है, और टिकट ले लिया, बस उतरो आगे, तो निपटाते तुमको, बताते तुमको। अरे यार जो हो दे दो यार, अब क्या बताएं। देखो ये मजाल है कि टिकट ले लो, और इससे पूछे, ये जो लटका हुआ है, इससे भाई तुम टिकट दे दो, ये शकल देख रहे हो मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं लटका हुआ हूँ और मुझसे टिकट मांग रहे हो, और टिकट देने के लिए हाथ खाली होना चाहिए, वो हाथ छोड़ देंगे तो गिर नहीं जाएंगे। ये टिकट नहीं देता था, ये टिकट नहीं देगा, ये नहीं देगा। इससे पूछे तो छत पे बैठा हुआ है, ये तो छत पे बैठा हुआ, टिकट भी चाहिए। तुम लोग बेचारों को पता नहीं, टिकट लोग अक्सर देते नहीं थे। और एक नाम बताते बहुत फेमस था, कहाँ से आए हो? एक ही चीज जाना है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो इसको। लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे लोग, है ना। ये बसें चलती थी, काफी दिन तक चली। और एक चीज बता दूं, इसके जो गेट होते हैं ना, गेट में अक्सर जो प्लेटें लगी, खुरदरे मतलब नुकीले पीट लगी रहती थी, और हल्का सा अगर हाथ गया, उड़ गया हाथ आपका, कीले निकली रहती थी, पीठ में कीले ऊपर निकली रहती थी, गलती से आप बैठ गए तो निपट गया फिर टिटनस। खैर, तो मतलब इसके साथ ही होती है। और मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए के टिकट होते थे, मैक्सिमम टिकट 20 रुपए का होता था। और ये बहुत ही खतरनाक, दूसरी बात ये है, ये पूरी बस अंदर से पूरा हाउसफुल, बाहर लटके हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा क्या था कि बस जो है पलट भी सकती है ना, ये पलट भी सकती है, कई बार पलटी भी है। इस वजह से प्रेजेंट टाइम ऐसी हर रूट पे बसें चलती थी, हर रूट पे। इससे सारी बसें को हटा दिया गया है, और अब बस देखो कैसी चल रही है, बिल्कुल स्मार्ट बस चल रही है कि नहीं? अच्छी बस चल रही है, एसी वाला चल रही है बस, है ना। तो खैर, तो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई बस यहाँ पे नहीं, इक्के दुक्के मिल जाए, लेकिन कंडीशन अच्छी है। दूसरी बात, इधर बात नहीं करो, जब दिल्ली में सब चीजें हो रही थी, तो यूपी में भी चीजें कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही मतलब कोई रूल नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये कह दिया कि अब हम भी सीएनजी कराएंगे, और सीएनजी बस अब चलनी चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, सारे को सीएनजी में काउंट करा लिया। कुछ लोग ऐसे थे जो डीजल से चल रहा था, लेकिन अपना जो गाड़ी पुतवा ली किससे, हरा कलर से, उसमें लिख दिया सीएनजी, चल रहा डीजल से लिखवा लिया सीएनजी। ऐसे भी लोग काफी करते थे। खैर सब चीजें होती थी। खैर, तो यहाँ पे जुगाड़ तो खैर लगा ही लेते लोग। अगर देखो अब प्रेजेंट टाइम ये बस आपको दिखेगी नहीं, देखो आगे क्या कर, देखो यूज ऑफ, दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे देखो, तो पुरानी गाड़ियों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यूज ऑफ अनलेटेड पेट्रोल, और अनलेटेड पेट्रोल का यूज करना शुरू कर दिया गया। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल, और उस पेट्रोल को यूज करो जिसमें सल्फर कंटेंट कम होता है। सल्फर कम रहेगा तो SO2 गैस भी कम निकलेगा डीजल से। यूज ऑफ कैटेलिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर द व्हीकल। इससे कुछ होता नहीं है, पोल्यूशन की कंडीशन कानून बनाने से कुछ होता है नहीं, होता है, फॉलो कुछ तो होता है नहीं। क्लियर हो गया? तो मुद्दे के बाद आपका नीचे नहीं, मुद्दे के बाद बस ये चीजें हैं। ये पूछा गया, शायद आया मुझे लग रहा है इस बार नीट 2022 में ये पूछा गया ऑप्शन में, है ना? था ना? बिल्कुल था, ये पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया, इस बार आया था ये। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें हैं। सारे ऑप्शन में दिए गए थे, जितने जितने सेंटेंस लिखे सारे ऑप्शन में दिए गए थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं अब यहाँ क्या कर, देखो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या हो गया, तुम लोग घड़ी देखते रहते हो, पढ़ते क्या हो? जाओ फिर टाइम हो गया तो क्या कर सकते हैं।